सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान जिसे आप भगवान का दूत मानते हो वो असल में एक भेड़िया निकले। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये नासिक की एक सच्ची घटना है, जहाँ विश्वास की आड़ में एक ढोंगी बाबा ने न जाने कितनी जिंदगियों को अपना शिकार बनाया। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक अकेला आदमी देश के सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल लोगों के घरों तक पहुंच गया, और सिर्फ पहुंचा ही नहीं बल्कि उनकी पत्नियों का शोषण करता रहा। चलिए, आज इस पूरे जाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नासिक से आए एक वायरल वीडियो से। अब वीडियो में तो बस एक आदमी और एक औरत नजर आ रहे थे, एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में। लेकिन जो सच्चाई थी ना, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। पता है क्यों? क्योंकि वीडियो में जो महिला थी वो अपने होश में ही नहीं थी। और ये तो बस शुरुआत थी। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जो शिकार बन रही थीं वो कोई आम औरतें नहीं थीं। अरे, ये तो उन लोगों की पत्नियां थीं जिनके हाथों में देश की कमान है। मतलब आईएएस अफसर, बड़े बड़े नेता, पुलिस के आला अधिकारी और नामी गिरामी बिजनेसमैन। दिमाग चकरा जाता है सोचकर कि इतने हाई प्रोफाइल लेवल पर ये सब चल कैसे रहा था। तो चलिए, कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से ये पूरा मामला खुलना शुरू हुआ। ये सब शुरू हुआ एक मिस्टीरियस ब्लैकमेल से। बात है दिसंबर 2025 की। एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी के फोन पर अचानक एक तस्वीर आती है। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही दिनों में वो तस्वीर एक पूरे वीडियो में बदल जाती है। अब वो हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास पहुंचती हैं। पुलिस एक्शन लेती है। नीलेश जाधव नाम का एक आदमी पकड़ा भी जाता है। लेकिन फिर सब कुछ एकदम शांत। मार्च 2026 आते आते ये पूरा केस एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब पुलिस ने जब नीलेश का फोन खंगाला तो उनके भी होश उड़ गए। फोन में दर्जनों वीडियो थे, और हर वीडियो में एक नई महिला जिसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। लेकिन जो असली शैतान था, उसका चेहरा हर वीडियो में बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। सोचिए, पुलिस के पास सबूतों का पूरा पहाड़ था, लेकिन मुजरिम का चेहरा ही गायब था। तो अब कहानी में एंट्री होती है इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड की। नाम था अशोक खरात, एक ऐसा शख्स जो धोखे और मैनिपुलेशन का उस्ताद था। पुलिस अपनी जांच की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए नीलेश जाधव के बॉस तक जा पहुंचती है। और जानते हैं वो बॉस कौन निकलता है? कोई और नहीं बल्कि शहर का एक बहुत ही मशहूर आध्यात्मिक गुरु, अशोक खरात। जी हाँ, वही अशोक खरात जो दावा करता था कि उसकी सीधे भगवान शिव से बात होती है। और बस यहीं पर पूरी कहानी 180 डिग्री का टर्न ले लेती है। अशोक खरात जब पुलिस के सामने बैठता है तो वो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो कहता है, अरे साहब, असली विक्टिम तो मैं हूं। ये लोग मुझे ही फेक वीडियो दिखाकर 5 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। और उसके इस एक झूठ ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की हवा ही निकाल दी। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। इस धोखे के जाल को तोड़ने के लिए आखिरकार एक पीड़ित महिला आगे आई और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। और जब उसने बोलना शुरू किया तो जो सच सामने आया वो बहुत ही भयानक था। तारीख थी 17 मार्च 2026। एक बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर की पत्नी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और वो अशोक खरात के खिलाफ एक एक बात सब कुछ सच सच बता देती हैं। और यही वो पल था, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उस बहादुर महिला ने एक नाम का जिक्र किया, ओशनो जल। अशोक खरात इसे पवित्र जल या होली वाटर कहकर सबको देता था। लेकिन आशीर्वाद के नाम पर दिया जाने वाला ये जल असल में उसका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार था। उसने जो खुलासा किया वो सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। जिसे वो पवित्र जल और प्रसाद समझ रही थी, वो असल में पावरफुल सेडेटिव्स यानी नशीली दवाओं का एक कॉकटेल था। खरात इसी का इस्तेमाल करता था महिलाओं को पूरी तरह से बेहोश करने के लिए। देखिए, उसका काम करने का तरीका एक पूरा सिस्टमैटिक जाल था। स्टेप 1, डर पैदा करो। वो किसी भी महिला को पकड़कर डराता था कि तुम्हारे पति की जान को खतरा है। स्टेप 2, इलाज का झांसा दो। फिर वो इसका एक ही तोड़ बताता, एक गुप्त अनुष्ठान। स्टेप 3, नशा और हमला। इसी अनुष्ठान के बहाने वो प्रसाद में नशीली दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता और फिर उनका यौन शोषण करता। स्टेप 4, सब कुछ रिकॉर्ड करो। इस पूरी घिनौनी हरकत को वो एक हिडन कैमरे पर रिकॉर्ड कर लेता। और फिर आता था आखिरी स्टेप, ब्लैकमेल। लेकिन
इस सब में जो सबसे ज्यादा घिनौना था वो जानते हैं क्या था? वो उन महिलाओं को साइकोलॉजिकली इतना मैनिपुलेट कर देता था कि उन्हें यकीन हो जाता था कि अपने परिवार को बचाने का बस यही एक रास्ता है। सोचिए, वो उनके दिमाग से इस हद तक खेलता था कि उन्हें अपना शोषण एक कुर्बानी लगने लगती थी। तो अब सच सामने आ चुका था और अब बारी थी इस दरिंदे को सलाखों के पीछे पहुंचाने की। इसके लिए पुलिस ने एक बहुत ही हाई स्टेक्स, एक बहुत ही जोखिम भरा मिडनाइट ऑपरेशन प्लान किया। लेकिन खरात को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पुलिस के सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, उसके हजारों अंधभक्त। पुलिस को डर था कि वो गिरफ्तारी में बाधा डाल सकते हैं, तो पुलिस ने इसका तोड़ निकाला, एक नकली डकैती का ड्रामा। और दूसरी चुनौती, खरात के बहुत ऊंचे पॉलिटिकल कनेक्शन। तो इसका तोड़ ये निकाला गया कि ऑपरेशन से पहले ही सीधे सरकार से हरी झंडी ले ली जाए। और फिर आई वो रात, 17 मार्च की रात। पुलिस की कई टीमें चुपके से उसके फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लेती हैं और फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं, चोर आया, चोर आया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर पुलिस की एक टीम अंदर घुसती है और अशोक खरात को सीधा उसके बिस्तर से वबोच लेती है। खरात के पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने उसके लैपटॉप और फोन चेक किए तो एक और भयानक सच सामने आया। एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 58 अलग अलग महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस केस का एक ऐसा पहलू भी है जो सिस्टम के अंदर एक बहुत गहरे विश्वासघात की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आज तक नहीं मिला। जांच में जो सबसे शॉकिंग, सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया वो था महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन का। जरा सोचकर देखिए, वो अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी ही महिलाओं की रक्षा करना है, वो खुद इस ढोंगी अशोक खरात की भक्त थी और उसके ट्रस्ट में एक ट्रस्टी भी थी। और ये बात हमें एक बहुत ही गंभीर और चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाएं, जब सिस्टम ही समस्या का हिस्सा बन जाए, तो फिर आम इंसान भरोसा करे तो किस पर करे?